हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ 2026 आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए लेकर के आएगी। सेकंड ये कि बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम को अनअवॉइडेबल रीज़न्स की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी तक नई डेट्स हमें नहीं पता है। जल्द ही वो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही अनाउंस की जाएँगी, राइट? अगर आप लोग थोड़े कन्फ्यूज़्ड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, गुस्सा फ़ील कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पोस्टपोन हो गया है एग्ज़ाम, इसके बाद क्या? अब आपका प्लान क्या होगा? अब आपके जो भी आप अभी तक जिस भी प्लान के साथ आप चल रहे थे, आपका जो भी डिसिप्लिन था, वो अब आप आगे किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करेंगे? क्या उसी फ़ॉर्म में आप आगे बढ़ते चले जाएँगे या फिर तो अभी आप रोक देंगे या आगे क्या होगा? तो बेसिकली हम उसके ऊपर आज ये चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना बेहतर रहेगा, किस तरीके से आप आगे तैयारी करेंगे। तो बेसिकली अब आपको करना क्या है, इस वीडियो के आखिर-आखिर में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अभी करना क्या चाहिए, कैसे अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और कैसे इस पोस्टपोनमेंट को अपने फ़ेवर में टर्न करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोई भी पेपर अगर पोस्टपोन हो गया या कैंसल हो गया, तो उसके ना साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। आप मेंटली कमज़ोर हो जाते हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे आप रिकवर करोगे, आप उस चीज़ से कैसे निकलोगे, हम बेसिकली उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो है हमारे पास वो है व्हाट नाउ? आगे क्या? अब क्या? अब आपको क्या करना चाहिए? आपका स्ट्रैटेजी किस तरीके से होना चाहिए? ये समझने के लिए आपको सबसे पहले साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स थे बीपीएससी एईडीओ के, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ मैं, वो नहीं जो कि बस पेपर देना है, हाँ, दे दिया, बिना पढ़े, यानी कि आखिरी के 10 दिन, 7 दिन पढ़ कर के आपको लग रहा था कि हाँ, हम तो तीर मार लेंगे। वैसे कैंडिडेट जो कि काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे, काफ़ी टाइम से उसकी मेहनत कर रहे थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। इनकी साइकोलॉजी क्या होगी? तो सबसे पहले समझेंगे कि दिमाग के साथ आपका क्या हो रहा है। पहला थॉट आपके दिमाग में ये आएगा कि इतनी मेहनत की, अब फिर वही वेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। दूसरी थॉट आएगी आपके पास कि अब थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। इतने दिन से हम मेहनत कर रहे थे, रेगुलर उठ रहे थे, पढ़ रहे थे, अपने चेकलिस्ट को हम देख रहे थे और फिर हम सो जा रहे थे। नींद भी हमारी पूरी नहीं हो रही थी। तो अब हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। तीसरा थॉट होगा कि यार बाद में पढ़ लेंगे। अभी तो हो गया ना, पेपर कैंसल, पेपर सॉरी पोस्टपोन हो गई। हाँ, ये कन्फ्यूज़न मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से सुना है कि पेपर कैंसल कैंसल नहीं हुई है पेपर, कैंसल और पोस्टपोन में फ़र्क होता है, तो पेपर पोस्टपोन हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि हम बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इन्हें लगेगा कि अच्छा बाद में पढ़ लेंगे। अभी क्या, पेपर तो पोस्टपोन हो चुका है ना, अभी हम रोक देते हैं पढ़ाई को। जब डेट्स आएँगे तो हम डिसाइड करेंगे क्या प्लानिंग रहेगी। और ये जो तीसरा वाला थॉट है, ये सबसे डेंजरस थॉट है। यहीं पर मैक्सिमम एस्पिरेंट्स अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। अपनी प्रिपरेशन जो जो कि आपकी, अगर मान लो आपकी प्रिपरेशन 50% भी थी ना, तो वो माइनस होकर के 0 पे आ जाती है। इसी थर्ड वाले थॉट की वजह से। तो बेसिकली जो भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो इस फेज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वही फाइनल मेरिट लिस्ट में पास हो पाते हैं। उनका ही नाम आपको मेरिट लिस्ट में दिखेगा। दूसरा हमारा जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, इसके प्रोस क्या हैं और साथ में कॉन्स क्या हैं? हमें ये देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, ये आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? हर एक चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं। जैसे हर एक कॉइन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी हुई है, एक कोई इवेंट हुआ है, उसका एक अच्छा पोर्शन भी होगा और उसका एक गलत और बुरा पोर्शन भी होगा। तो क्या है प्रोस और कॉन्स? अलग-अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग-अलग चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई होती हैं। मैं यहाँ पे जनरल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं मान के चल रही हूँ कि आप इस पेपर के लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहे थे और आप एक सीरियस कैंडिडेट थे। अगर आप इस पेपर के लिए ऑनेस्टली अपना 100% दे रहे थे, तो आपके क्या एडवांटेज होंगे आप पोस्टपोन होने पे? यानी कि पेपर पोस्टपोन हो गया है, अब आप इसमें और क्या कर सकते हैं जिससे आपका पेपर और अच्छा हो जाए? और कुछ कॉन्स तो ज़रूर होंगे, कुछ डिसएडवांटेज तो ज़रूर होंगे, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर हम प्रोज़ की बात करें, यानी कि एडवांटेज की बात करें, तो आपको रिवीज़न के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। आपके जितने भी वीक पोर्शन्स थे, आप जिन-जिन चीज़ों में लैग कर रहे थे, आपको लग रहा था कि अरे यार, ये छोड़ना पड़ जाएगा क्या? ये कवर नहीं हो पाएगा क्या? आपके पास उतना टाइम बचता है। अभी हमें नहीं पता कि डेट्स क्या हैं, ठीक है? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास अभी इनफ टाइम है कि आप अपने वीक पोर्शन पे, अपने वीक एरियाज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं। आपके पास कुछ टाइम आपको एक्स्ट्रा दी गई है कि आप जो चीज़ को, जिस भी सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा कम प्रिपेयर करके जा रहे थे, आप उसे प्रिपेयर करने की आप कोशिश कर सकते हैं, उसके ऊपर आप टाइम अलॉट कर सकते हैं। सेकंड ये कि जितने भी अक्सर क्या होता है कि कैंडिडेट्स को लगता है मेरिट तो हमारे 2 पेपर बनाएँगे, यानी कि जनरल स्टडीज़ और जनरल एबिलिटी वाला पेपर आपका मेरिट बनाएगा। तीसरा पेपर, यानी कि जो आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला पेपर है, उसकी हम इनफ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उसे हमें लगता है कि अरे यार, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसे छोड़ो, इसका मॉक देके क्या फ़ायदा, राइट?
तो मैं बोलूँगी आपको डेली ना सही, लेकिन आप वीक में 1 मॉक ज़रूर लगाओ, उससे आप ट्रैक कर पाओगे। क्योंकि देखो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो आप, तो आपके लिए हिंदी थोड़ा कठिन रह सकता है और अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपके लिए इंग्लिश थोड़ा कठिन रह सकता है। और क्वालीफाइंग इतना खतरनाक होता है कि अगर आप 1 मार्क से भी आप पीछे रह गए हो तो आपका आपका जो बाकी मेरिट वाला सब्जेक्ट है, उसका पेपर ही चेक नहीं होता है, राइट? अगर आप इसी स्टेज पे आप फेल हो जाते हो, तो आप पूरी तरीके से फेल हो जाओगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप जैसे कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो आई स्ट्रगल अ लॉट इन हिंदी। मुझे हिंदी में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, मैं उसमें थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम होता है। तो मैं बोलूँगी अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हिंदी के आप मॉक्स लगाओ। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, तो आप इंग्लिश के मॉक्स ज़रूर लगाओ, राइट? ये दूसरी बात हो गई कि आपको क्वालीफाइंग आपका एक सेफ ज़ोन बनाता है। तो आपको इसको वीक में एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। तीसरा है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास इनफ टाइम नहीं रहा होगा मॉक टेस्ट के लिए। अब आपके पास इनफ टाइम है कि अब आप मॉक टेस्ट दे पाओ, इनफ मॉक टेस्ट दे पाओ ताकि आपको एक्यूरेसी अपना पता चल पाए। हमें पता है इस वाले पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी हमारे पेपर में। आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग जिस भी पेपर में है वो पेपर अपने आप में खतरनाक है। आप इस जो आपकी डिफिकल्टी है ना इसे आप कम कर सकते हैं मॉक टेस्ट दे करके, ठीक है? अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो इससे आपकी जो एक्यूरेसी होती है, वो इम्प्रूव होती है। आप अपने आप को ट्रैक कर पाते हो, अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक डाउन कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। जैसे मान लीजिए अभी तक आप जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे थे, उसके अंदर आपके 75% 80% आपकी एक्यूरेसी जा रही थी। आप 100 में से 75 क्वेश्चन आप सही कर रहे थे और बाकी के आप गलत करते जा रहे थे। अब आपके पास इनफ टाइम है कि अब आप और प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट दें ताकि आपका जो एक्यूरेसी है वो 90% चला जाए, 95% चला जाए। वहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग वाला जो पोर्शन है ना, जैसे ही आप नेगेटिव मार्किंग आप जैसे ही गलत मार्क करना कम कर देंगे, वैसे ही आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी और आपका जो बेसिकली जो आपका ओवरऑल मार्क्स बनेगा, वो थोड़ा इम्प्रूव करेगा। दिस मॉक टेस्ट प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो आप, अगर आप बीपीएससी, सीसीई की बात कर लें, अगर आप यूपीएससी की बात कर लें, तो उसमें आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि आपका इससे एक्यूरेसी इम्प्रूव होता चला जाता है और आपको पता रहता है कि आपको कौन-सा पेपर कौन-सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन-सा क्वेश्चन आपको पकड़ना है, किसमें आपको टाइम अलॉट करना है, किसमें आपको टाइम अलॉट नहीं करना है। अगर आप इनफ मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते हैं, तो आपका आपका जो मेंटली आप जो डर होता है ना अंदर में, जैसे कि मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है, उसने आज तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है और अचानक से जाकर के वो पेपर में बैठ जाए। अचानक से वो हॉल में जाकर के बैठ जाए और उसके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो वो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा अपने मेंटली वो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा अगर हम कंपेयर करें वैसे कैंडिडेट से जिसने बहुत सारे मॉक्स उसने सॉल्व कर लिए। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, ये हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमें ये कैपेबल इनफ बना देते हैं कि हाँ भाई क्वेश्चंस ये तो है, इसे तो सॉल्व कर देंगे क्योंकि हमने तो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। अगर आप इसमें इनफ मार्क्स नहीं भी ला पा रहे हैं, हो सकता है कि आप आज बैठेंगे मॉक टेस्ट देने के लिए, तो आपके उतने मार्क्स ना आएँ, लेकिन आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप जब यूज़्ड टू हो जाते हैं टेस्ट के, तो आपके लिए ये आपके फ़ेवर में आपको कर देता है, यानी कि जो पेपर होगा वो आपके लिए थोड़ा-सा कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, राइट? 4th आपके लिए प्रो पॉइंट हो सकता है यानी कि एडवांटेज हो सकता है कि आपका जो कॉम्पिटिशन है ना, वो आपको थोड़ा-सा कम कर दे। कॉम्पिटिशन यानी कि आप मेंटली आप थोड़ा-सा कम कॉम्पिटिटिव आप फ़ील करने लग जाओ क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है, आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, आपने रिवीज़न अच्छे से कर लिया, आपने मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लिया, तो आप इतने कॉन्फिडेंट इनफ हो जाएँगे कि आपको लगेगा कि ठीक है, पेपर है, मैंने तैयारी की हुई है, मैंने अपना 100% दिया हुआ है, कहीं से मैं लैक नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप आराम से जाकर के पेपर दे सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी पूरी प्रोज़ यानी कि क्या आपके फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज है, आपका जो पेपर पोस्टपोन हो गया है, आपके लिए फ़ेवर में भी हो सकता है ये चीज़ और आपके लिए कॉन्स में या डिसएडवांटेज में भी हो सकता है ये चीज़। नुकसान क्या है पेपर पोस्टपोन हो गया उसका नुकसान क्या होगा आपको? तो पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। कैसे डिसिप्लिन? तो जब भी पेपर पोस्टपोन होता है, तो हमारा सबसे पहली चीज़ पे अटैक होता है, वो होता है डिसिप्लिन के ऊपर अटैक होना। सबसे पहले तो आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। आपको लगता है कि पेपर अब पोस्टपोन हो चुका है, तो डेली उठ कर के पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अब डेली 9 घंटे, 10 घंटे देने की क्या ज़रूरत है? अब तो डेली मैं 2 घंटे, 3 घंटे भी दे कर के चला लूँगा या चला लूँगी, राइट? तो ये नहीं करना है, डिसिप्लिन आपका टूटता है, तो आप वहीं पे फेल हो जाते हैं। ये जो डिसिप्लिन होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर आप किसी भी चीज़ को एस्पायर कर रहे हैं, तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। सेम काम आप रोज़ करें और रोज़ उसी वक़्त पे करें, उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। सेकंड पॉइंट मैं लूँगी इसके अंदर ओवरथिंकिंग ओवरथिंकिंग एंड बर्नआउट।
हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर पोस्टपोनमेंट के बाद बहुत आशा लगा कर के रखे हों इस पेपर से। उन्हें लग रहा हो कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं इस बार तो क्रैक कर ही लूँगा या कर लूँगी। और अब जब पेपर पोस्टपोन हो गया तो उनके लिए ऐसा होगा यार एक आशा था, वो भी टूट चुका है। ओवरथिंकिंग वो बहुत ज़्यादा करेंगे कि व्हाट इफ पेपर बहुत टफ आ जाए? व्हाट इफ अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे वो बच्चे भी पढ़ने लग जाएँ और मेरा कॉम्पिटिशन और बढ़ जाए। और इस इन सब चीज़ों की वज़ह से बेसिकली ये जो ओवरथिंकिंग है ये लीड करेगा डिसिप्लिन टूटने को ही, इनडिसिप्लिन को ही लीड करेगा ये। आप ओवरथिंकिंग करेंगे, आप इमोशनली बर्नआउट होंगे। आपको लगेगा कि दिन भर आप मैं क्या ही करूँ मैं? ओवरथिंकिंग की वज़ह से हम बहुत सारी चीज़ें रोक देते हैं अपनी। हमारा डिसिप्लिन सबसे पहले टूटता है वहाँ पे। ओवरथिंकिंग इज़ द हम कह सकते हैं ये रूट होगा हमारा, रूट कॉज़ हो जाएगा इन सारी चीज़ों के लिए। थर्ड कॉन्स होगा आपका फॉल्स सैटिस्फैक्शन। फ़ॉल्स सैटिस्फैक्शन क्या? अब बहुत सारे बच्चों को ये भी लगेगा कि भई मैंने तो सब पढ़ लिया है, मेरे दिमाग में तो सारी चीज़ें हैं, मैंने तो करंट अफ़ेयर्स भी कर लिया है, मैंने तो मॉक्स भी लगा लिए हैं, यानी कि मुझे तो सब आता है। तो सब आता है तो मुझे पढ़ के क्या फ़ायदा? तो ये जो फ़ॉल्स सैटिस्फैक्शन है ना, ये भी आपके लिए डिसएडवांटेज है। ये नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम 100% तैयार नहीं होते और स्पेशली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए तो ख़ास करके नहीं होते हैं। हम कभी भी 100% तैयार नहीं होते हैं। आप हाँ, ज़रूर बेशक आपको आता होगा उस टॉपिक से लेकिन हमेशा उसमें 0.5%, 5%, 10% कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है। और आखिरी है हमारा पैनिक, लास्ट मोमेंट पैनिक। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं, जब पेपर पोस्टपोन हुआ, वो जब तक पेपर होना था 10 को, 12 को या फिर तो 16 को जब भी पेपर होना था, तब के लिए वो अपने आप को बहुत बाँध के रखे थे कि यार कैसे भी करके मैं तो पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, मैं रोज़ उठूँगा, बहुत सारी मतलब जो भी उनकी रूटीन है वो सारी चीज़ों को मैं एकदम उसी मोड में लेकर के जाऊँगा। लेकिन अब क्या हो गया पेपर पोस्टपोन हो गया, मेंटली वो ब्रेक हो गए, तो अब होगा उनके अंदर वो पैनिक में चले गए कि व्हाट इफ अब तो पेपर का पता ही नहीं है कि पेपर कब होना है, तो कब पढ़ूँ मैं? क्या है, पैटर्न क्या है? क्या उसी रफ्तार से पढूँ, थोड़ा और स्लो डाउन करूँ या क्या करूँ? कुछ भी नहीं आइडिया है तो उसकी वजह से पैनिक करेंगे। पैनिक करेंगे तो उन्हें आइडिया नहीं लगेगा, वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और फिर अगेन दिस विल लीड टू योर इनडिसिप्लिन और जिसकी वजह से जो कि आपके लिए कॉन्स का काम करता है, डिसएडवांटेज का काम करता है। आखिर में ये जो हमारा इनकंसिस्टेंसी होगा और इन सारी चीज़ों की वज़ह से आप इनकंसिस्टेंट हो जाएँगे, आप ओवरथिंकिंग में बिज़ी रहेंगे, आप इनडिसिप्लिन हो जाएँगे, फ़ॉल्स सैटिस्फैक्शन आपके अंदर रहेगा, पैनिक मोड में आप रहेंगे। इन सब की वज़ह से आप इनकंसिस्टेंसी की वज़ह से आपका जो एंड में जब आपके पास डेट्स आएँगे, जो आपका फाइनल डेट होगा पेपर का, जब बीपीएससी की तरफ से डेट्स आ जाएँगे, आप पैनिक कर जाओगे कि अब क्या इतने टाइम तक तो मैं पढ़ा नहीं और अब आखिर में मैं क्या करूँ? तो इस वाली मोमेंट को ना हो, ये वाला मोमेंट आपके साथ ना हो। इससे बेहतर है कि ये जो प्रोज़ है ना आपके पास एडवांटेज जो है आप इसके ऊपर फ़ोकस करें। आप ऐसी चीज़ें करें जो कि इन सारी चीज़ों को लीड ना करे, जो कि अंत में आपको पैनिक क्रिएट करके ना दे। हमें ये काम करना है। तो डिफरेंस सिर्फ़ इतना है कि आप कौन-सा साइड चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, बस ये डिसाइड करेगा कि आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम बना पाएँगे या नहीं बना पाएँगे। अब हम बात करेंगे कि अब आपको करना क्या चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है शायद उसी के लिए आप इस वीडियो तक आए हैं। तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन को फ्रीज़ नहीं करना है आपको। आपको उसको रोक के नहीं रखना है, उल्टा आपको क्या करना है, आपको इसको रिफ़ाइन करना है। अभी तक जो आपने किया हुआ है, उसे आप और रिवाइज़ करें और उसके ऊपर वर्क करते चले जाएँ। नए टॉपिक्स के पीछे नहीं भागना है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये 1 दिन का बात है 1 दिन के टॉपिक है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक नई किताब को नहीं उठानी है कि मैं इस पूरी किताब को खत्म कर लूँगा या इस पूरे टॉपिक को अब मैं लेकर के बैठूँगा, तो वो नहीं करना है। यानी कि नए टॉपिक्स को नहीं छूना है। जितने भी आप अभी तक पढ़ रहे थे, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके नोट्स हैं, आप उससे रिवाइज़ करें। क्वेश्चन्स आप लगाते जाइए, मॉक्स आप बहुत सारे ढेर सारे आप मॉक्स ज़रूर दीजिए, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए, क्वेश्चन्स बहुत सारे कीजिए और साथ में जो भी आपके एरर्स हैं या फिर तो जो भी आपके मिस्टेक्स हैं, उसको आप एनालाइज़ ज़रूर कीजिए। मॉक देना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज़ लगाने का मतलब सिर्फ़ इतना नहीं है, आपको ये स्कोर के लिए आप नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, आपको इससे स्कोर पता चलता है आपको, लेकिन आपको अपने आप को एनालाइज़ करना है बेसिकली। आपका जो मॉक टेस्ट होता है, वो इसीलिए हम लगाते हैं ताकि उससे हम एनालाइज़ कर सकें कि हम कितनी पानी में हैं, हमारा एक्यूरेसी रेट क्या है, हम कितना सही कर पा रहे हैं, कितने टाइम में हम कर पा रहे हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ ये जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे आप प्लीज़ आप टाइमर का यूज़ ज़रूर करें। टाइमर का यूज़ ज़रूर करें, जब भी आप मॉक दे रहे हैं तो उसको सीरियसली लें। 2 घंटे का आपका पेपर होना है, तो आप 2 घंटे का टाइमर लगा कर के ज़रूर पेपर दें। और इस टाइमर के साथ अगर पॉसिबल है कि आप ओएमआर शीट आप ले पाएँ,
ओएमआर शीट्स आप ले पाएँ, मार्केट में आपको 200-300 के 100 शीट्स मिल जाते हैं ओएमआर के। अगर आप ये ले पाते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा क्योंकि इससे आपको एक रियल टाइम एग्ज़ाम की का आइडिया मिल जाएगा कि आप 2 घंटे में नहीं आप साथ में ये जो आपके जो गोले होते हैं, आप वो भर भी पा रहे हैं टाइम में, यानी कि आपके जो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें आप उसे फिल कर पा रहे हैं और साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सेकंड है हमारा कि आपको डेली डेली एटलीस्ट 10 क्वेश्चन्स करने हैं, 10 क्वेश्चन्स करने हैं ग्रामर के। हिंदी, इंग्लिश वो आप चूज़ कर सकते हैं, आप अल्टरनेट कर सकते हैं कि एक दिन मैं इंग्लिश का करूँ और दूसरे दिन मैं फिर हिंदी का करूँ। आप इस तरीके से कर सकते हैं लेकिन मैंडेटरी ये है कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन्स आप ज़रूर करें ग्रामर के और एक आप ऐसा कर सकते हैं कि मंडे आपने इंग्लिश कर लिया ट्यूसडे आपने फिर हिंदी का कर लिया ग्रामर और साथ में इसमें आप वीकली आप मॉक ज़रूर दें इसमें। वीकली मॉक ज़रूर दें क्योंकि अधिकतर बच्चों के लिए ना ये जो क्वालीफाइंग पेपर है वो 1 घंटे 1 आवर में ही पूरा हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी में स्ट्रगल कर रहे हैं, हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हाँ, आपके 2 घंटे लग सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऑन एन एवरेज बच्चों के पेपर 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका हार्डली 1-2 घंटा लेता है और जैसे कि मैंने यहाँ पे डेली 10 क्वेश्चन बोला है, तो ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपके कितने हार्डली आपके 30 मिनट्स ले लो, बहुत ज़्यादा टफ हुए तो 30 मिनट्स का पेपर होगा ये आपका। नहीं तो नॉर्मली बच्चे इसे 10 मिनट में करके खत्म कर देते हैं। 10 ही क्वेश्चन बोला है मैंने इसमें भी। साथ में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आपको एईडीओ के प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ बीपीएससी टीआरई के पेपर हो गए या फिर तो बीपीएससी सीसीई के पेपर हो गए। सीसीई में भी इंग्लिश नहीं है सॉरी, तो सीसीई से भी आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश का पेपर तो। और भी बहुत सारे पेपर्स हैं जैसे ईएमआरएस का भी हाल में पेपर हुआ था लैंग्वेज का, उससे आप क्वेश्चन्स निकाल सकते हैं। तो जितने भी हमारे आपके एजुकेशनल डिपार्टमेंट के आस-पास के जितने भी पेपर्स आ रहे हैं ना जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप उसे ज़रूर करें। जैसे बीएड के क्वेश्चन्स आप उठा सकते हैं, जो भी आपके नेशनल लेवल का पेपर है या फिर तो स्टेट लेवल का पेपर है, आप उसका क्वेश्चन पेपर आप उठा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट जो है, वो है आपका एनालिसिस यानी कि वीकली सेल्फ चेक सिस्टम, वीकली चेकलिस्ट। चेकलिस्ट बोल लें आप, सेल्फ चेक सिस्टम बोल लें, कुछ भी आप बोल लें। तो वीकली चेकलिस्ट क्या है तो आपको हर हफ्ते संडे आप मान लीजिए कि आप हर संडे या फिर तो वीक का कोई भी एक दिन आपने पूरे हफ्ते क्या पढ़ा, वो आप पूरा एनालाइज़ करेंगे। बेसिकली आप क्या करेंगे, आप हर संडे या फिर तो आपका जो भी डे आपने डिसाइड करा हुआ है, उस दिन आप अपने आप से पूछेंगे कि इस पूरे वीक में मैंने क्या-क्या रिवाइज़ करा है, कौन-कौन से टॉपिक्स अभी भी मेरे वीक हैं, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मॉक्स में कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि बार-बार रिपीट कर रही हूँ मैं या फिर तो कर रहा हूँ मैं। और ये सारी चीज़ें, ये जितने भी आपके मिस्टेक्स होंगे, क्या बोला मैंने? एक तो मिस्टेक्स बोला मैंने, उसके बाद मैंने बोला वीक टॉपिक्स और रिवीज़न। इन सारी चीज़ों को आप लिखेंगे। मेंटली नहीं, फिज़िकली लिखेंगे आप। आपके पास फिज़िकली आपको राइट करना है, लिखना है। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसे हम एरर नोटबुक बोलते हैं या फिर तो मिस्टेक नोटबुक बोलते हैं, मिस्टेक पैड बोलते हैं। आप अधिकतर अपने एडुकेटर से या फिर तो जो भी आपके मेंटर रहे होंगे, उन्होंने हमेशा वो उन्होंने बताया होगा आपको कि कभी भी हम जब मॉक देते हैं ना, तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें से आपने क्या गलत किया है, कितने मिस्टेक्स हुए आपसे और वैसी चीज़ें जो कि आपसे याद नहीं हो रही है, तो आप उसे लिखें, राइट डाउन करें क्योंकि मेंटली जब हम करते हैं ना, तो वो याद नहीं रहती हैं। बट हम जब लिखते हैं किसी चीज़ को तो हम यादें आपको बचपन में भी बोला जाता है कि आप बोल-बोल के लिखें। लिखना ज़रूरी है, लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। 4th इज़ मॉक टेस्ट 4th इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को ना आपको जज नहीं बनाना है। मॉक टेस्ट को आप एज़ अ टीचर देखें। मॉक टेस्ट आपके लिए एक टीचर का काम करता है। मॉक का काम आपको मार्क्स देना नहीं है, आपकी गलती दिखाना नहीं है। हर मॉक के बाद गलत क्वेश्चन्स की नोटबुक बनाओ, जो अभी मैंने आपको बोला कि आपके पास एक एरर नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए और सेम मिस्टेक दोबारा ना हो, ये आपको टारगेट करना है। जैसे कि मान लो मैंने अभी इंग्लिश का पेपर दिया या फिर तो चलो जनरल स्टडीज़ का मैंने पेपर दिया। उसमें मुझे लगा कि यार ये चीज़ें मेरे से गलती हुई है और मैं कोशिश करूँगी कि ये दोबारा गलती ना हो। तो मैं क्या करूँगी, उसी मॉक को मैं दोबारा लगाऊँगी, लेकिन तुरंत नहीं लगाऊँगी। आज मैंने मॉक किया है, मुझे आज पता चल गया कि अच्छा ये तो आज मैंने गलत करा ही है। तो ये मेरे कॉन्शियस माइंड में है कि ये मैंने गलत करा है। तो आज से अब मैं 1 हफ्ते बाद उस क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करूँगी, उस मॉक टेस्ट को वापस से अटेम्प्ट करूँगी और फिर मैं चेक करूँगी क्या मैं यही गलती दोबारा की हूँ? क्या मेरे माइंड ने इसे सीख लिया कि हाँ, ये गलत है, इसका करेक्ट क्या होगा, राइट? तो बेसिकली हमें मॉक टेस्ट को एज़ अ टीचर देखना है। आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए जिसके ऊपर आप लिख लो और बार-बार कोई मिस्टेक हो रही है तो वो भी उसके अंदर लिखेंगे, मेंशन करेंगे सो दैट हमें वो चीज़ें याद रहें कि क्या गलत हुआ और क्या हमें गलत नहीं करना है आगे जा कर के। लास्ट पॉइंट है हमारे पास 5th है हमारे पास रूटीन।
रूटीन आपको सिंपल रखना है। जैसे अभी तक ना हमें जब पता था कि हमारे हाथ में सिर्फ़ 10 दिन बचा है, तो हम बहुत ही रिगरस होकर के अपनी पढ़ाई कर रहे थे। हम अपने ऊपर हार्श हो गए थे कि नहीं यार डेली का कम से कम तो 12 घंटा हमें पढ़ना ही पढ़ना है। हमें 13 घंटा 14 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अब आप उसे अपने रूटीन को, अपने टाइम टेबल को सिंपल कर सकते हैं। अभी आपके पास इनफ टाइम है, हम मान के चल रहे हैं डेट्स हमारे पास नहीं है, तो अब आप 6 से 7 घंटे पढ़ लो। 6 से 7 घंटे आप डेली आप अपने आप को, अपनी पढ़ाई को आप दे सकते हैं। और ये जो 6 से 7 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, वो मैं बोलूँगी कंसिस्टेंट रहें, सॉरी। इस पढ़ाई में आप कंसिस्टेंट रहें, ऐसा ना हो कि आज तो मैंने 6 से 7 घंटे पढ़ लिए और अब कल देखेंगे, या फिर तो कल मैंने पढ़ लिया तो आज ठीक है यार, कल 7 घंटे पढ़े थे, आज 1 घंटे कम पढ़ लिया या फिर तो 4 घंटे कम पढ़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दिन आप 7 घंटे आपने इसे फिक्स कर लिया है, आप इसे टारगेट कर रहे हैं, आप 7 घंटे रेगुलर पढ़ें, आप कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंट रहें का मतलब होता है सेम टाइम और सेम डिसिप्लिन। सेम टाइम पे आप रोज़ रेगुलर बेसिस पे आप वही काम कर रहे हैं। आपका सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, पर टाइम स्लॉट जो है ना वो चेंज नहीं हो सकता है। आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं आप। जैसे कि आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, तो आज काफ़ी सारे एक शब्द है रिज़ॉल्यूशन। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं आज 1 जनवरी है तो आज हम रिज़ॉल्यूशन बनाएँगे। तो रिज़ॉल्यूशन, आपका रिज़ॉल्यूशन ये नहीं होना चाहिए कि रोज़ मुझे 10 घंटे पढ़ना है या फिर तो रोज़ मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, रोज़ मुझे 7 घंटे पढ़ने हैं। आपका रिज़ॉल्यूशन होना चाहिए कि रोज़ बिना ब्रेक लिए हम पढ़ते जाएँगे, डिसिप्लिन हम नहीं तोड़ेंगे, अपने डिसिप्लिन को हम फ़ॉलो करेंगे। आपका रिज़ॉल्यूशन ये होना चाहिए और एकमात्र यही रिज़ॉल्यूशन होना चाहिए। तो याद रखेंगे, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना फेलियर नहीं है। फेलियर तब होता है जब हम अपने प्रिपरेशन को पोस्टपोन कर देते हैं। तो जो एस्पिरेंट्स इस फ़ेज़ में शांत रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और अपनी गलतियों पर काम करते हैं, वही एग्ज़ाम हॉल में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस ये जो आपका जो पोस्टपोन हुआ है पेपर, ये आपको किस तरीके से लेकर के आगे बढ़ना है। क्या आपका प्लान रहने वाला है, आप किस तरफ जाएँगे? आप अपने कॉन्स की तरफ जाएँगे या अपने प्रोस की तरफ जाएँगे? और आप किस तरीके से आप आगे करेंगे सो दैट आप एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट रहें या फिर तो अंडर कॉन्फिडेंट रहें? तो अगर आप जेनुइनली बीपीएससी, एईडी सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट में, उस लिस्ट में आपका भी नाम हो, तो आप पढ़ते रहिए, आप अपनी कंसिस्टेंसी को मत तोड़िए, आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए और याद रखेंगे ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। ये जो आपका जो फ़ेज़ है ना, ये पूरा टाइम फ्रेम आपको मिला है, एक्स्ट्रा टाइम मिला है जो आपको अपने आप को, खुद को और इम्प्रूव करने का, उसे आप एक एडवांटेज के जैसे लीजिए और अपने आप को और बेहतर बनाइए। जो बच्चे अब ऐसा सोच रहे होंगे कि यार पेपर तो पोस्टपोन हो गया, अब तो हम बाद में पढ़ेंगे या फिर तो हम 7 दिन 8 दिन का हम गैप ले लेंगे। आप उनसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। बेसिकली अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए, आप रोज़ पढ़िए, रोज़ उतना ही। मैंने बताया भी कि रिज़ॉल्यूशन आपका क्या होना चाहिए। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर हम आपको और भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं और साथ में अगर आपको वन लाइनर नोट्स जो भी जिससे मैं पढ़ाती हूँ बेसिकली, वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टेलीग्राम के ऊपर भी आऊँ और वहाँ पे सो दैट मैं अपने जितने भी नोट्स हैं वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा पाऊँ, सो दैट आपके लिए वो हेल्पफुल हो पाए। और तीसरा ये कि मैं करवा रही थी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स, सारे समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस के मैंने वीडियोज़ अपलोड करे थे। तो बेसिकली जनवरी से लेकर के जून तक का मैंने अपलोड करा है और आने वाले 2-3 दिन में आई विल ट्राई कि मैं जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का भी पूरा अपलोड कर दूँ। तो ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए, हेल्पफुल नोट्स के लिए, मॉक्स के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा सो दैट मैं जो भी अपकमिंग जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ सो दैट वो आपके पास पहुँच जाए। सो ओके गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आपके लिए 2026 ढेर सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर के आएँ। थैंक यू।